अस्सलाम वालेकुम। हम लोग मिस हमीज़ा का मिड वाला पार्ट कवर करेंगे और मैं पहले डिस्क्लेमर में बता दूं कि मुझे जितना आता है मैं सिर्फ उतना पार्ट कवर करवा देता हूँ आप लोगों को। बाकी इसमें मुझे काफ़ी चीज़ों में कन्फ्यूजन है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। पैरेलल कंप्यूटिंग का टॉपिक मैंने कवर किया। तो पैरेलल का मतलब होता है दो चीज़ों का दो लाइनें जो एक कभी मीट नहीं कर रही लेकिन दोनों एक साथ आगे बढ़ रही हों, तो उनको पैरेलल लाइन कहा जाता है। पैरेलल का कॉन्सेप्ट मतलब ये हुआ कि ऐसी दो चीज़ें जो साथ चल रही हों, जो कभी मिक्स ना हो एक दूसरे में, दो लाइंस एक दूसरे में कभी मिक्स ना हो, बिल्कुल एक इक्वल डिस्टेंस पे दोनों साथ चल रही हो, वो पैरेलल कहलाएंगी। इसका मतलब पैरेलल कंप्यूटिंग से एक बात हमें कंफर्म होगी कि पैरेलल कंप्यूटिंग की वो ब्रांच हो गई जिसमें हमें कंप्यूटेशन अपनी जो प्रोसेस है उनको इस तरह रन करना है कि वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। पहली बात, वो दोनों कॉन्करेंटली रन हो सकें। जैसे कि आप डेफिनेशन में लिखा है, टू थिंग्स वांट टू हैपन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड कॉन्करेंसी। दो चीजें एक साथ चलना चाह रही हैं और मतलब लाइक एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो उनको हम कहेंगे कॉन्करेंसी। उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक है पैरेलल और एक है टास्क स्विचिंग। पैरेलल में ये कि हम दोनों को साथ साथ चलाएं, और टास्क स्विचिंग अगर हमारे पास ज़्यादा प्रोसेसर है, अगर हमारे पास एक ही प्रोसेसर है तो हम टास्क स्विचिंग या इंटरलीविंग की मतलब थोड़ी देर के लिए टास्क 1 पे रहे, फिर थोड़ी देर के लिए टास्क 2 पे स्विच कर गए, फिर वापस टास्क 1 पे आ गए, फिर वापस टास्क 2 पे। तो इतनी तेजी से ये ट्रांजिशन हो रहा हो कि यूजर को पता ही ना चले कि हमारे पास एक प्रोसेसर है, यानी वो समझ रहा है कि एक ही प्रोसेसर पे सारे काम हमारे एक साथ हो रहे हैं। Definition आप लोग और क्लियर पढ़ लें। Form of computation in which many calculations are carried out simultaneously, operating on principle that large problems can be divided into small ones which are solved concurrently, called as parallel computing। बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में ब्रेक करना, उनको कॉन्करेंटली रन करना, ये पैरेलल कंप्यूटिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाएगा। डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर टास्क, assigning many smaller tasks to multiple workers to work on simultaneously। बड़े टास्क को डिवाइड किया छोटे टास्क में और उसको मल्टीपल वर्कर्स मल्टीपल प्रोसेसर्स को दे दिया कि भाई एक साथ उनको रन करो। यूज ऑफ मल्टीपल प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। मल्टीपल प्रोसेसर्स का मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग का एक जो मेन कॉन्सेप्ट आएगा वो ये है कि हमारे पास एक साथ प्रोसेसर हो तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम को अचीव कर सकते हैं। स्टेप्स ऑफ प्रोसेसिंग, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन, हम सबसे पहले प्रॉब्लम को डिकम्पोज करेंगे, जितना बड़ा प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हम लोग हर प्रोसेस को, हर थ्रेड को जितने छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया बड़े प्रोसेस को, एक एक रिसोर्स एलोकेट कर देंगे, प्रोसेसर एलोकेट कर देंगे, कुछ मेमोरी एलोकेट कर देंगे। सुपरविजन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड लोड बैलेंसिंग, उसके बाद फिर हम सुपरवाइज करेंगे। सुपरवाइज इन सेंस हम देखेंगे कि भाई सारे काम कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं, कोई मसला तो नहीं आ रहा। परफॉर्म कंपटीशन बाय ब्रेकिंग देम इनटू वंस एट अ टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। अच्छा, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में बताया, वॉन न्यूमन ने एक आर्किटेक्चर दिया था अपनी मशीन का, एक कंपोजिशन बताई थी कि एक मशीन किस तरह होनी चाहिए। प्रोसेसर के अंदर एएलयू होना चाहिए और कंट्रोल यूनिट होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस आ रही हो कंट्रोल यूनिट में, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो और उसके बाद उससे डाटा मेमोरी से डाटा भी आ रहा हो यहाँ पे, मतलब इंस्ट्रक्शन यहाँ से आ रही है, डाटा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जो भी वो है ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है थ्रू इनपुट आउटपुट पे आ रहा है। तो इसके लिए क्या क्या एग्जीक्यूशन साइकिल होती है, हमने कॉर्ड में कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा कि इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, पीसी इंक्रीमेंट, ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन, फेच ऑपरेंड्स, एग्जीक्यूट, स्टोर रिजल्ट्स। अच्छा, अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो हमारे पास सिर्फ एक तरह का यूनिक प्रोसेसर हुआ करता था, सिर्फ एक ही प्रोसेसर होता था इनफैक्ट। तो उस वक्त हम लोग पैरेललिज्म कैसे अचीव करते थे, हम उस वक्त भी चाहते थे कि हमारे काम तेजी से हो। पैरेलल काम करने का मकसद ये है कि हमारा जो प्रोसेस है वो तेज से तेज एग्जीक्यूट हो। तो उसके दो तरीके होते थे, या तो मल्टी प्रोग्रामिंग या टाइम शेयरिंग। ऑल द प्रोग्राम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन मेन मेमोरी। व्हेन वी आर डूइंग मल्टी प्रोग्रामिंग वी एलोकेट सीपीयू टू द प्रोसेस व्हिच रिक्वायर्स इट, एंड व्हेन इट रिक्वायर्स आईओ गिव सीपीयू टू अनदर प्रोसेस। हम करते ये थे कि हमने एक प्रोसेस ए प्रोसेस बी है, प्रोसेस ए को हमने प्रोसेसर दे दिया भी काम करो। अब वो काम कर रहा है, उसको बीच में इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ गई, उसने रिक्वेस्ट भेजी कि भाई मुझे इनपुट आउटपुट चाहिए। तो क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको ब्लॉक कर दिया, उसको कहा कि भाई जाओ तुम अपना सामान लेने जाओ। प्रोसेसर फ्री हो गया, प्रोसेसर उठा के दूसरे प्रोसेस बी को दे दिया। अब प्रोसेस बी उस पर काम कर रहा है, जब तक इतने में प्रोसेस ए वापस आ चुका है अपना सामान लेके, जो भी इनपुट आउटपुट का था। प्रोसेस बी ने अपना काम फिनिश किया तो प्रोसेस ए को वापस प्रोसेसर मिल गया। ये होती थी मल्टी प्रोग्रामिंग। टाइम शेयरिंग में क्या होता था, हम हर प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम स्लाइस लॉट कर देते थे और उसमें उससे भले उस टाइम स्लॉट में उस प्रोसेस से भले काम हुआ ना हुआ वी डोंट केयर, हमें सिर्फ जस्ट वो टाइम देना है और टाइम के बाद हमने प्रोसेस वापस ले लेना है प्रोसेसर। जैसे प्रोसेस ए को हमने 2 मिली सेकंड का टाइम दिया, अब मुझे नहीं परवाह उसने काम कंप्लीट किया है नहीं, 2 मिली सेकंड बाद मैंने उससे प्रोसेसर छीन लिया, मैंने प्रोसेस बी को दे दिया 2 मिली सेकंड के लिए, फिर प्रोसेस बी का काम हुआ नहीं हुआ आई डोंट केयर, मैंने वापस उठाया प्रोसेसर 2 मिली सेकंड बाद प्रोसेस ए को दे दिया। तो ये टाइम शेयरिंग, और इस तरह पे हम लोग मल्टीपल प्रोग्रामिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव करते थे।
हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या कहलाता है? स्प्लिट द मेमोरी टू डाटा इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल कैश। मेमोरी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक डाटा मेमोरी हो गई, एक इंस्ट्रक्शन मेमोरी। आप हमें अगर इंस्ट्रक्शन चाहिए तो हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी की तरफ जाएंगे, डाटा चाहिए तो डाटा मेमोरी। हम एक ही मेमोरी को डायरेक्ट वो नहीं करेंगे। इस एग्जांपल कैश हो गई। इससे हमारे जो प्रोसेस की स्पीड अप होता है वो काफी इंक्रीज हो जाता है। Multiplicity of functional units, we can replicate functional units. Functional units are those parts that are actually doing processing. ALU हो गया, control unit हो गया, हम इनको replicate कर सकते हैं multiple times. जब इनको multiple time replicate कर सकते हैं तो उससे हमें फायदा ये होगा कि हम लोग हर process को फिर replicated copy दे सकते हैं उसको, बजाय ये कि सिर्फ एक functional unit हो, multiple processors हो, multiple process हो। हम क्या कर सकते हैं, multiple functional units हो और multiple process के लिए एक functional unit provide कर दें। मेमोरी हायरार्की की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि प्रोसेसर सबसे पहले अपने पास काम को देखता है, उसको नहीं मिलता तो कैश के पास जाता है, कैश से नहीं मिलता तो मेन मेमोरी के पास जाता है, मेन मेमोरी मिलता है तो सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है। तो ये काम बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन इसकी लंबी होती है, मतलब प्रोसेसर टू कैश टाइम कम होता है, कैश टू मेन मेमोरी ज्यादा होता है, मेन मेमोरी टू सेकेंडरी स्टोरेज और ज्यादा होता है। तो हम यहाँ पे अगर पैरेललिज्म अचीव होना चाहते हैं तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम जिस टाइम में प्रोसेसर और कैश के दरमियान डाटा ढूंढ रहे हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन करा रहे हैं, इतनी टाइम में हम लोग एहतियातन मेन मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के दरमियान भी प्रोसेस वो एग्जीक्यूशन करवा लें, मतलब इनके दरमियान सर्चिंग करा लें। क्या पता हमारे पास यहाँ पे डाटा ना मिले तो बताए कि भाई कैश में डाटा नहीं है, तो इतने में हमारे पास ना मेन मेमोरी में डाटा लोड हो चुका हो, क्योंकि वो ऑलरेडी साथ ही कॉन्करेंटली वो भी सर्चिंग में लगा हुआ था। Memory interleaving split the memory into different modules and simultaneously we can access different words. Number of word unit per unit time will increase the speed of instruction fetch. पाइपलाइनिंग का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि पाइपलाइनिंग से हमारे क्या है, प्रोसेस ज्यादा तेजी से स्विच हो रहे होते हैं और प्रोसेस ज्यादा तेजी से हमारे अल्लाह वल्लाह करे एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। फ्लिंट टैक्सोनॉमी 1966 में पेश की गई और उसमें बताया गया कि मशीन्स को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है कि हाउ मेनी डेटा आइटम्स दे कैन प्रोसेस कॉन्करेंटली एंड हाउ मेनी डिफरेंट सेक्शन दे कैन एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम, मतलब कितने डिफरेंट डाटा पे ये काम कर सकते हैं और कितने डिफरेंट सेक्शंस पे काम कर सकती है मशीन। उसकी बेसिस पे हमारे पास चार डेफिनेशन है, सिसडी, सिमडी, मिमडी, मिसडी। सिमडी मतलब सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, मतलब एक ही इंस्ट्रक्शन है और एक ही डाटा। तो सिंपल तरीन जो पुराने जमाने की मशीन होती थी उन पे ये काम होता था, एक ही इंस्ट्रक्शन आ रही है और एक ही डाटा आ रहा है। सिमडी में हमारे पास क्या होता था, डाटा मल्टीपल हो जाता था, बहुत ज्यादा होता था हमारे पास डाटा, इंस्ट्रक्शन एक ही लेकिन बहुत सारा डाटा है, इसके लिए मेमोरी ज्यादा रिक्वायर्ड होती थी। तो ये सिंगल इंस्ट्रक्शन आई, कंट्रोलर के पास यहाँ पे मल्टीपल डाटा है, इन दोनों पे वो इंस्ट्रक्शन आई, इन दोनों पे एग्जीक्यूट हुई और ये इंटर कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू जो भी आगे परफॉर्मेंस होना है वो हो जाएगा। मिमडी एक्चुअल पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाती है, टू पैरेललिज्म इससे अचीव होता है। इसमें होता ये है कि हर चीज मल्टीपल होती है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, मल्टीपल मेमोरी, मल्टीपल डाटा। इसका मतलब मल्टीपल कंट्रोल यूनिट्स, मल्टीपल डाटा, मल्टीपल मेमोरी। कंट्रोल यूनिट से इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम आ रही है एक साथ कॉन्करेंटली, मेमोरी से और उसके बाद डाटा स्ट्रीम जा रही है हमारे डाटा की तरफ और फिर कम्युनिकेशन हो रहा है आईसीएम के थ्रू। इसका मतलब ये हुआ कि मेमडी में हम लोग मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल डाटा पे रन कर सकते हैं और आज के दौर में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे मेमडी पे ऑपरेट करते हैं। एसपीएमडी क्या कहलाता है, सिंगल प्रोग्राम मल्टीपल डाटा, ऑल प्रोग्राम्स रन ऑन अ सिंगल मशीन विद मल्टीपल डाटा। अच्छा, फिर मिसडी आ गया आखिरी। मिसडी में क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा, डाटा सिर्फ सेम एक होगा, इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल होंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो प्रोसेस मशीन है मिसडी, ये अमूमन यूज नहीं होती, बहुत कम जगहों पे लेट्स सपोज क्रिप्टोग्राफी वगैरह में ज्यादातर यूज होती है, इनकोडिंग वगैरह में, उसके अलावा यूज नहीं होती। इसमें होता ये कि इंस्ट्रक्शन मल्टीपल आ रही होती है लेकिन डाटा हमारे पास सेम ही होता है, एक ही डाटा होता है, हर इंस्ट्रक्शन को वही डाटा मिल रहा होता है। अच्छा, वी हैव सिंगल डाटा बट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। अच्छा, हम लोग आ जाए मिमडी और सिमडी के कंपैरिजन में, तो मिमडी रिक्वायर्ड मोर हार्डवेयर देन सिमडी, मिमडी रिक्वायर्ड मोर मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। सिमडी इज फॉर सिंगल प्रोसेसिंग, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस काम करेगा, सिंगल सेक्शन मल्टीपल डाटा, मतलब मैंने उसको फीड ये किया हुआ है, लाइक पेट्रोल पंप पे जो एक मशीन लगी हुई है पेट्रोल जिसमें भरवा रहा हूँ, तो उसमें सेक्शन एक है क्या भाई पेट्रोल भरना है, लेकिन उसमें मल्टीपल डाटा क्या है भाई, कभी 100 रुपए का पेट्रोल भरना, कभी 200 का, कभी 300 का। तो ये सिमडी हो गई स्पेशल पर्पस। मिमडी क्या इज फॉर जनरल पर्पस, जो आज के दौर में हमारे सारे कंप्यूटर्स हो गए। लेवल ऑफ पैरेललिज्म की तरफ आ जाए तो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, थ्रेड लेवल, डाटा लेवल, ट्रांजैक्शन लेवल। इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, मोर देन वन इंस्ट्रक्शन रन पैरेलल, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ हम लोग रन करना स्टार्ट कर दें कॉन्करेंटली। इसको हम दो तरह से अचीव कर सकते हैं, एक तरीका होता है हार्डवेयर का, एक तरीका होता है सॉफ्टवेयर का, कंपाइलर का। हार्डवेयर में अगर हम लोग इसको पर इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को अचीव करना चाहें तो सुपर स्केलर प्रोसेसर यूज करेंगे, अगर हम कंपाइलर या सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको अचीव करना चाहें तो हम VLIW यूज करेंगे। तो वी हैव टू चेक डिपेंडेंसी। अच्छा, अगर हम हार्डवेयर सॉल्यूशन की तरफ जाएं, सुपर स्केलर की तरफ जाएं, तो हमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस जो आ रही है हमारे पास, हमें उनको चेक करना होगा इन पे कहीं डिपेंडेंसी तो नहीं है, क्योंकि अगर इनके दरमियान डिपेंडेंसी होगी तो इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन I1 I2 पे अगर डिपेंड कर रही है, I2 अगर I1 पे डिपेंड कर रही है, तो मैं I2 और I1 को एक साथ रन नहीं कर सकता, जब तक मेरे पास I1 का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं I2 रन नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे डिपेंडेंसी चेक करनी है।
VLIW अगर मैं सॉफ्टवेयर कंपाइलर के पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो हमें रन टाइम पे डिपेंडेंसी चेक करनी होगी कि भाई कहीं डिपेंडेंसी तो नहीं आ रही इंस्ट्रक्शन के दरमियान। ये दोनों तरीके जो हमारे पास अचीव होते हैं इंस्ट्रक्शनल पैराडिज्म के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसमें यूजर का कोई अमल दखल नहीं होता। लिमिटेशंस क्या होते हैं? कंट्रोल और डाटा डिपेंडेंसी। थ्रेड लेवल पैराडिज्म की तरफ आ जाते हैं। इफ मल्टीपल थ्रेड इंस्ट्रक्शन इन एन एप्लीकेशन इट इज नोन एज थ्रेड लेवल पैराडिज्म। अगर हम लोग एक प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर दें, अच्छा ये यूजर जनरेट कर सकता है, जैसे जावा की प्रोजेक्ट्स, जावा हो गई या फिर प्रोजेक्ट्स लाइब्रेरीज हो गई, डिफरेंट तरीके हो गए। इट इज जनरेटेड बाय यूजर कंपाइलर मैनेज्ड बाय कंपाइलर हार्डवेयर। और लिमिटेशन इसकी क्या होती है? कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइज ओवरराइड एल्गोरिथम कैरेक्टरिस्टिक। डाटा लेवल पैराडिज्म की तरफ आ जाते हैं। रन सेम इंस्ट्रक्शन फॉर मल्टीपल डाटा। एक ही इंस्ट्रक्शन चलेगी लेकिन मल्टीपल डाटा आ रहा होगा, तो हम लोग एक साथ सारा डाटा, अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन एक ही है तो हम मल्टीपल डाटा एक साथ भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लिमिटेशन आएगी वो आएगी नॉन रेगुलर नेचर ऑफ एप्लीकेशन और दूसरा मेमोरी बैंडविड्थ। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन है लोड की या ऐड की, ऐड R1 R2 R3 और मेरे पास मल्टीपल डाटा आ रहा है और R2 R3 का, कभी 5 और 4 आ रहा है, कभी 9 और 10 आ रहा है, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है ना मैं उसको साथ साथ स्टोर भी करता रह जाऊंगा ना मेमोरी में, हाथ के हाथ, ताकि मुझे पैरेललिज्म उसमें अचीव करना है, ताकि मेरी डाटा स्टोर हो तो फौरन दूसरी सेक्शन भी साथ में चल रही हो, तीसरी भी चौथी भी, तो इसका मतलब मुझे मेमोरी बहुत ज्यादा चाहिए इसके लिए। ट्रांजैक्शन लेवल पैराडिज्म मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूट कॉन्करेंटली, ये भी देखिए मेरे एक तरीके से थ्रेड लेवल ही है, कॉन्करेंसी ओवरराइड इसमें भी आ जाता है। साइमल्टेनियसली मल्टी थ्रेडिंग की तरफ आ जाते हैं। साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग क्या कहलाती है? एक्सप्लॉइट बोथ इंस्ट्रक्शन लेवल पैराडिज्म एंड थ्रेड लेवल पैराडिज्म। थ्रेड लेवल पैराडिज्म कम्स फ्रॉम मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स। इंस्ट्रक्शन लेवल पैराडिज्म कम फ्रॉम सिंगल प्रोग्राम और थ्रेड। इंस्ट्रक्शन लेवल पैराडिज्म हमेशा सिंगल प्रोग्राम में होगी और टीएलपी हमेशा मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स में होगी। यूजर रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली, स्पीड अप एंड इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट आर ग्रेटर। SMT combines hardware features of wide issue superscalar multiprocessor। अब बात हो रही है हमारे पास कि एक हमारे पास सुपरस्केलर प्रोसेसर होता था और एक हमारे पास मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसर होता था। हम इन दोनों को कंबाइन करके एक नई चीज बना देते हैं SMT, साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग। अब सुपरस्केलर और मल्टी थ्रेडेड कुछ इश्यूज हैं, हम उन इश्यूज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम बताएंगे हमें क्यों SMT की जरूरत पड़ रही है। सुपरस्केलर क्या करते हैं? इशू मल्टीपल इंस्ट्रक्शन ईच साइकिल। मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसर क्या करते हैं? कंटेन्स हार्डवेयर स्टेट फॉर सेवरल प्रोग्राम थ्रेड जनरेट करने के लिए। Result is a processor that can issue multiple instructions for multiple threads each cycle. Simplicity। अच्छा SMT की तरफ आ जाए, अब हम लोग बात करते हैं सुपर स्केलर की। सुपर स्केलर में होता ये है कि ये हमारे पास लेट्स सपोज एक थ्रेड है, ठीक है, थ्रेड 1 उसको मैं नाम दे देता हूँ। मैंने थ्रेड चलाई, ये टाइम स्लॉट तक चली, थोड़ा सा रह गई, फिर वो सेकंड उसके चली गई, फिर बीच में उसने कोई रिक्वेस्ट कर दी कि भाई मुझे चाहिए, तो इतने में वो ब्लॉक हो गया, कोई और सेक्शन नहीं आ रही, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोग्राम पे चल रही है, कोई मैं दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे फिट नहीं कर सकता, कोई दूसरा थ्रेड फिट नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि सुपर स्केलर हमेशा एक थ्रेड पे काम करेगी। तो ये मेरा पूरा क्या हो गया, पूरी साइकिल खाली गई, फिर साइकिल में 2 जगह खाली बच गई, इस साइकिल में जगह खाली बच गई किसी भी वजह से, तो ये वाला वेस्ट कहलाएगा, ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल वेस्ट। और अगर पूरी की पूरी साइकिल बेकार गई तो ये वर्टिकल वेस्ट कहलाएगा। वर्टिकल वेस्ट में आ सकता है भाई कोई भी टाइम लग गया, सो कोई भी प्रोसेस वो इनपुट आउटपुट लेने में, मेमोरी से कम्युनिकेट करने में। सुपर स्केलर का ड्रॉबैक ये है। अगर हम लोग मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसर की तरफ आए तो हमारे पास लेट्स सपोज एक थ्रेड 1, एक थ्रेड 2, एक थ्रेड 3, थ्रेड 4, थ्रेड 5, एक साइकिल में एक थ्रेड चलेगी। तो एक साइकिल में मैंने एक थ्रेड चलाई, थोड़ा सा लाइक टाइम रह गया उसमें, फिर मैंने इसमें सेकंड साइकिल में सेकंड थ्रेड चलाई, उसको भी प्रोसेस लेने चला गया, फिर थर्ड साइकिल में थर्ड थ्रेड, फोर्थ साइकिल में फोर्थ और फिर सेकंड में फिफ्थ, मतलब जितने थ्रेड्स हैं उनको मल्टीपल साइकिल में मैंने चलाया। इसमें वर्टिकल वेस्ट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब लेट्स सपोज मेरे पास थ्रेड 1 है, वो कोई इसको रिक्वेस्ट आई आईओ की, वो आईओ लेने चला गया, तो इतने में मैं साइकिल को खाली नहीं जाने दूंगा, मैं थ्रेड 2 घुसा दूंगा या थ्रेड 3 या थ्रेड 4, जो भी थ्रेड अवेलेबल होगी, लेकिन स्टिल यहाँ पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेस्ट स्टिल एग्जिस्ट, आप देख सकते हैं। एसएमटी में क्या होता है? एसएमटी में ये होता है कि लेट्स सपोज मैंने सुपर स्केलर के एक्सटेंशन तरीके से इंस्ट्रक्शन मस्ट हैव इंस्ट्रक्शन लेवल पैराडिज्म, मैंने एक इंस्ट्रक्शन चलाई, एक थ्रेड चला, अब इतने में इसने कोई रिक्वेस्ट की, इसने रिक्वेस्ट की ना, तो मैंने उसी टाइम पीरियड में दूसरी थ्रेड यहाँ पे इसी साइकिल में घुसा दी, फिर इसी तरह सेकंड उसमें मैंने थ्रेड नंबर 2 चलाया था, थ्रेड नंबर 2 ने कोई रिक्वेस्ट की प्रोडक्ट की, वो चला गया, तो इतने मैंने थ्रेड 3 घुसा दिया। इस तरह मैंने एक सेकंड में मल्टीपल थ्रेड्स को इशू कर दिया। मल्टीपल थ्रेड्स जब मैंने इशू कर दिए तो उससे क्या हुआ, मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेस्ट जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन काफी तक रिड्यूस हो गया। तो एसएमटी का ये फायदा हो गया मुझे। अब हम लोग आ जाते हैं मिमडी आर्किटेक्ट की तरफ। मिमडी कंप्यूटर या मल्टी प्रोसेसर क्या कहलाते हैं? मल्टीपल कंट्रोल स्ट्रीम्स या मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा,
हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं, तो रिजल्ट जनरेटेड बाय सिंगल प्रोसेसर नीडेड बाय अनदर प्रोसेसर। सही है। टास्क ब्रोकन इनटू सब टास्क एंड डिस्ट्रीब्यूट, एक बड़ा टास्क उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया, हर प्रोसेसर को एक छोटा टास्क दे दिया। ईच प्रोसेसर कम्युनिकेट टास्क रिजल्ट्स टू अदर प्रोसेसर, एक प्रोसेसर ने अपना काम कंप्लीट किया तो वो आईसीएन के थ्रू दूसरे प्रोसेसर को बता देगा भाई ये काम हो गया। अब किसी और को उसको रिजल्ट की जरूरत हो तो ये वहां से ले लेगा। memory machines classified on the basis of processor communicate with each other। अच्छा, इसमें दो तरह की जो है मेमोरी मशीन से दो तरह की क्लासिफिकेशन आ जाती है, शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर। अब शेयर्ड मेमोरी में भी दो चीजें आती है, शेयर्ड मेमोरी, सिंपल शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर की बात करते हैं। हर प्रोसेसर के पास अपना कैश है, P1, P2, Pn, Cn, और वो एक बस के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे और एक ही मेमोरी है। मेमोरी एक ही है लेकिन मैंने क्या करा, उसको इक्वल चंक्स में डिवाइड कर दिया। इक्वल चंक्स में डिवाइड करके मैंने उस मेमोरी को शेयर कर दिया सबके पास। सही। इसका मतलब मेरे पास मेमोरी एक ही थी लेकिन मैंने क्या किया, मेमोरी को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो सिंगल एड्रेस स्पेस होगा। यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस मतलब है कि P1 को जितना टाइम M1 को एक्सेस करने में लगेगा उतना ही टाइम M2 को एक्सेस करने में लगेगा, उतना ही टाइम M3 को एक्सेस करने में लगेगा, उतना ही टाइम M1 को एक्सेस करने में लगेगा, क्योंकि बस के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। टाइटली कवर्ड माइक्रोप्रोसेसर क्लोजली इंटीग्रेटेड वे होते हैं। SMP सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर, प्रोसेसर सारी के साथ। अच्छा, इसमें दो तरह की चीजें आ जाती हैं, एक आ जाता है SMP और एक आता है ASMP। एक मिनट। SMP क्या रहेगा, सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर मतलब सारे प्रोसेसर ना आइडेंटिकल होंगे, सब जो है एक ही तरह के फंक्शंस कर रहे होंगे और उस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है वो किसी भी प्रोसेसर पर रन किया जा सकता है। एक कहलाएगा ASMP या AMP, एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर। उसमें क्या होगा, प्रोसेसर डिफरेंट हो सकते हैं, हर प्रोसेसर एक दूसरे जैसा नहीं होगा। लेट सपोज कोई जीपीयू भी इन्वॉल्व हो सकता है इसमें, जिसको को प्रोसेसर कहा जाता है। अब जीपीयू स्पेशल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए है, स्पेशल पर्पस टास्क के लिए, तो वो है तो प्रोसेसर लेकिन वो उस तरह काम नहीं करेगा जिस तरह बाकी प्रोसेसर काम कर रहे हैं, तो वो AMP में या एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर में आ जाएगा। और उसमें उस कंडीशन में हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है वो हर एक पे रन नहीं कर सकते, वो सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड होते हैं हमारे पास कि भाई ये P1 प्रोसेसर है, P2 इसी पे OS का कर्नल रन करेगा, किसी पे रन नहीं करेगा। प्रॉब्लम विद शेयर्ड मेमोरी इज स्टेबिलिटी, वी कैन इंटीग्रेट लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर बिकॉज ऑफ बस की बैंडविड्थ ज्यादा बढ़ाने से हमारे पास मसला होता है, हीट प्रॉब्लम्स आए थे, कम्युनिकेशन ओवरहेड आया था, तो हम ज्यादा प्रोसेसर नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, अब हम लोग बात करें शेयर्ड में ही एक चीज आ जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। मतलब ये कि मैंने अब जो मेमोरी को मैं बस के थ्रू कम्युनिकेट कराया था, मैंने वो बस का काम ना सिर्फ प्रोसेसर कम्युनिकेशन के लिए रख लिया, मेमोरी उनके पास अपने पास ही है। तो स्टिल मेमोरी एक ही है लेकिन मल्टीपल चंक्स में डिवाइड हुई हुई है और हर प्रोसेसर के पास एक मेमोरी अपनी एसोसिएट हुई हुई है। तो ये जो है नुमा होगा नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। मतलब अगर P1 ने कोई एड्रेस जनरेट किया जो कि M2 में एग्जिस्ट करता है या MN में एग्जिस्ट करता है, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा MM तक पहुंचने के लिए एज कम्पेयर टू जिसके उसने जो एड्रेस जनरेट किया वो M1 में मौजूद है, वो यहाँ से जल्दी से एक्सेस कर लेगा लेकिन उसको बस के थ्रू जाके M2 से एक्सेस करना पड़ेगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस होगा। प्रोसेसर्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग शेयर्ड वेरिएबल्स। ये बात हो गई शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर की। अब आ जाते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्रोसेसर। डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्रोसेसर में ये होगा कि मेमोरीज डिफरेंट हैं, सेपरेट एड्रेस स्पेस। मतलब ये कि M1 बिल्कुल अलग मेमोरी है, M बिल्कुल अलग मेमोरी है, इस मेमोरी का इस मेमोरी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मतलब ये कि P1 ने अगर कोई एड्रेस 100 जनरेट किया और P2 ने भी एड्रेस को 100 जनरेट किया, तो वो जो इसने जो एड्रेस 100 जनरेट किया वो उसी मेमोरी में होगा, इसने जो एड्रेस जनरेट किया वो उसी मेमोरी में होगा। तो इस तरह ना कम्युनिकेशन जो है प्रोसेसर का सिर्फ बस के थ्रू होगा, बाकी मेमोरीज हर एक के पास अपनी होंगी। सेपरेट एड्रेस स्पेस मल्टी कंप्यूटर मॉडल, सिंगल नोड इज अ होल कंप्यूटर। मतलब कहने का ये कि पहले वाले सिस्टम में हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल कोर होती थी, कंप्यूटर पूरा एक था लेकिन इसमें मल्टीपल कोर्स होती थी। क्यों? क्योंकि मेमोरी सबकी सेम थी, एक ही मेमोरी को हमने इक्वल चंक्स में डिवाइड किया होता है। यहाँ पे हमारे पास ये पूरा एक सिंगल नोड है। सिंगल नोड मतलब एक कंप्लीट कंप्यूटर है जिसका अपना प्रोसेसर है, जिसका अपना कैश है, जिसका अपना जिसकी अपनी मेमोरी है। ये एक अलग प्रोसेसर कंप्यूटर है, अलग कंप्यूटर का अलग वो कंट्रोल यूनिट और अलग मेमोरी है। तो मल्टीपल कंप्यूटर मॉडल है ये, सिंगल नोड इज अ होल कंप्यूटर। अच्छा, नॉर्मल नॉन रिमोट मेमोरी एक्सेस, लूजली कवर्ड माइक्रोप्रोसेसर होंगे, मैसेज पासिंग के थ्रू काम होगा। अब इसमें जो कम्युनिकेशन होगा ना वो डायरेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है बस के थ्रू नहीं होगा, अब ये किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू हम लोग इसको कम्युनिकेट करेंगे। जैसे क्लस्टरिंग वाले एग्जांपल ले लें या डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की एग्जांपल हम लोग ले लें कि वो सारे किसी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट होते हैं। अगर P1 को कोई काम P2 से करना है तो वो उस प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट करके यहाँ तक आएगा, तो उसका मतलब मैसेज पासिंग का प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज होगा ICN में। शेयर्ड मेमोरी और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का हमने देख लिया। शेयर्ड मेमोरी में हमारे पास फायदा है कि इजी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर एक ही है तो प्रोग्रामिंग आसानी से हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में हार्ड प्रोग्रामिंग ऑफ मैपिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर
मतलब डिफरेंट होते हैं तो उसमें प्रोग्रामिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। लेस रिलायबल कम होता है, मोर रिलायबल। लेस रिलायबल इसलिए क्योंकि एक ही मेमोरी अगर फेलियर आ गया तो हमारे पास बड़े मसले आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक डाटा एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है तो वी कैन स्टिल कंटिन्यू आवर वर्क। स्केलेबिलिटी पुअर है, हम लोग उसको मजीद स्केलेबल मतलब उसको मजीद एक्सपेंड नहीं कर सकते शेयर्ड मेमोरी, क्योंकि शेयर्ड मेमोरी में हमारे पास कंप्यूटर एक ही है, और कितने प्रोसेसर बढ़ाएंगे और कितनी मेमोरी बढ़ाएंगे, एक हद तक बढ़ाएंगे, उसके बाद जो है हीटिंग प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में क्या है, हर नोड अगर अलग अलग कंप्यूटर है तो हम जितने कंप्यूटर्स चाहें एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में एक ही कंप्यूटर है तो कम्युनिकेशन फास्टर होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी में मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं जो कि मैसेज पासिंग के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्लो होता है। कैश कोहेरेंस नीड होती है, यहाँ पे कैश कोहेरेंस की जरूरत नहीं होती। मल्टी कोर की तरफ आ जाते हैं। A CPU is referred as core, एक कंट्रोल प्रोसेसर यूनिट को हम लोग एक कोर कहते हैं। सिंगल कोर क्या होता है, प्रोसेसर के पास एक ही कोर है, एक ही ऑपरेशन एट अ टाइम करेगा। इंटेल के पुराने जमाने के पेंटियम 4760 के प्रोसेसर की बात कर सकते हैं। मल्टीपल कोर या मल्टी कोर प्रोसेसर की बात कर सकते हैं विच हैव टू और मोर देन सिंगल प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप। एक चिप पे, एक आईसी पे मल्टीपल कोर्स हों, मल्टीपल प्रोसेसर लगे हों। इस एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं कोर टू डू, कोर i3, कोर i5, कोर i7, उसके बाद कोर i9 रिलेटेड है। सीएमपी क्या कहलाएगा, कोर्स फिट इन अ सिंगल, ये चिप मेमोरी मल्टी प्रोसेसर कहलाएगा। सिंगल आईसी डाई, एक ही आईसी में मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं। कोर्स फिट इन अ सिंगल प्रोसेसर सॉकेट, एक ब्लैक कलर का सॉकेट है उसके अंदर मल्टीपल कोर्स लगे हुए होंगे, सारे के सारे आइडेंटिकल कोर्स होंगे। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मल्टी कोर्स हो सकते हैं। होमोजेनियस का मतलब जो चिप पे सारे प्रोसेसर लगे हैं वो सारे सारे एक ही फंक्शन के लिए यूज हो, उसमें से किसी पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो सकता हो, सारे कोर्स आइडेंटिकल हो। हेटेरोजेनियस में ये हो सकता है कि लाइक जो पहला जो चिप में जो पहली कोर हो वो उस पे ओएस रन होता हो, दूसरी वाली जीपीयू के लिए हो, मतलब डिफरेंट आर्किटेक्चर हो सकता है उसका। तीसरी वाली लेट्स सपोज डीएसपी स्लाइस हो, व्हाटएवर। मिमडी होते हैं। अब डेफिनेटली अगर मल्टीपल प्रोसेसर की बात आ गई तो मिमडी की बात आ जाएगी। शेयर्ड मेमोरी मल्टी प्रोसेसर, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रोसेसर है, मतलब एक ही चिप है, हमारे पास एक ही कंप्यूटर है, हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स नहीं है, तो शेयर्ड मेमोरी की बात होगी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी की बात नहीं होगी। Why multi-core? Difficult to make single core frequencies even higher, मतलब हम एक ही जो सिंगल क्लो है प्रोसेसर या सिंगल कोर, उसकी फ्रीक्वेंसी और अगर बढ़ाना स्टार्ट करें ना, कि मतलब वो साइकिल टाइम छोटा करते रहे, इंस्ट्रक्शन तेजी से आते रहे, तो एक वक्त आएगा कि वो ना फ्रीक्वेंसीज और बढ़ाने से एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, फिर चिप एक साथ बस्ट कर जाएगी। और मूव्स लॉ था, ये तो छोटी सी बात है, इसका कोई जिक्र करने की जरूरत है नहीं। फर्स्ट डुअल कोर सिंगल डाई चिप AMD ने एडवांस माइक्रो डिवाइसेस ने बनाई थी 2005 में, पहली डुअल कोर चिप आई थी मार्केट में। अब हम लोग आते हैं मल्टी कोर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, मल्टीपल कोर्स को किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इनमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास प्रोसेसर्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसर कोर्स कितनी है एक चिप पे, नंबर ऑफ कैश लेवल्स कितने कैश लेवल्स हैं, अमाउंट ऑफ शेयर कैश, कितने कैश शेयर हुए हैं, मतलब एक चिप में मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं, हर प्रोसेसर की कितनी कैश है और उनमें से कितनी कैश जो है शेयर्ड है। मतलब अगर हम लोग शेयर्ड कैश की बात करें AMD की लैंग्वेज में और इंटेल की लैंग्वेज में बात करें तो स्मार्ट कैश, उसमें होता है कि कोर 1 कोर 2 डुअल कोर है, हर एक की दो कितने लेवल ऑफ कैशेज हैं, L1 L2 कैश है, L1 L2 कैश है, और कितने जो कैशेज हैं वो शेयर्ड हैं। तो हमने देखा कि L3 कैश शेयर्ड हुई है। इसका फायदा क्या है भाई, एडवांटेज कि अगर हम लोग मे बी पॉसिबल हम लोग लेवल 1 कैश को शेयर कर दें, मे बी पॉसिबल हम लोग लेवल 2 कैश को शेयर कर दें, दोनों की हमने लेवल 3 क्यों किया, इससे एडवांटेज होता है, एडवांटेज इज द एफिशिएंट यूज ऑफ लास्ट लेवल कैश। लास्ट लेवल कैश अमूमन बहुत कम यूज होती है, तो इसलिए हमारे पास ज्यादा तेजी से यूज होना स्टार्ट हो जाती है। रिड्यूसेस कैश मिस रेट, मतलब अगर लेट्स सपोज हमें L1 में नहीं मिला डाटा या L2 में नहीं मिला तो L3 में डेफिनेटली मिल जाएगा। मतलब लेट्स सपोज अगर हम इस कैश को आखिरी लेवल कैश को शेयर ना करें तो हमें जब भी कोई डाटा चाहिए होगा हम बार बार मेमोरी की तरफ ही भागते रहेंगे, लेकिन मे बी पॉसिबल वो हो सकता है कोर 2 के पास मौजूद हो, कोर 2 के L3 में मौजूद हो जो कोर 1 के L3 को चाहिए, तो वो मेमोरी के पास भागेगा, फिर मेमोरी जो है से मांगेगी, फिर वापस आके कोर 1 के पास वो डाटा आएगा L3 में। लेकिन यहाँ से फायदा क्या हुआ हमारे पास कि L3 में हमने शेयर कर दिया तो कोर 1 और कोर 2 दोनों का जो डाटा है L3 में शेयर्ड हुआ है। It provides flexibility for programmers, data sharing becomes faster. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी का। व्हाट इज हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी? HTT। इसमें होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज एक प्रोसेसर है, ठीक है, और उसमें हमें क्या लग रहा होता है कि
एक प्रोसेस जब आता है तो उसको एक ही प्रोसेसर दिख रहा होता है, लेकिन HTTP इनेबल करने से हमारे पास होता है कि हम लोग ना एक इल्यूजन दे रहे होते हैं यूजर को या प्रोसेस को कि तुम्हारे पास एक नहीं, तुम्हारे पास मल्टीपल प्रोसेसर हैं तुम्हारे पास। इस एग्जांपल ये देख लेते हैं, लेट्स सपोज एक फिजिकल प्रोसेसर है, तो विदाउट HTTP अगर हम बात करें, एक थ्रेड आई, थ्रेड 1 वो चली, उसके पीछे भी थ्रेड 2 आई। जब थ्रेड 1 एग्जीक्यूट हुई, अब जैसे लेट्स सपोज ये थ्रेड 1 एग्जीक्यूट हो रही है, थ्रेड 1 का नाम है बी, ब्लू थ्रेड, तो पहले वो कुछ एग्जीक्यूट हुई, फिर वो सेकंड साइकिल में भी एग्जीक्यूट हुई, थर्ड टाइप के साइकिल में भी एग्जीक्यूट हुई, मतलब टाइम लगा उसको एग्जीक्यूशन होने में, उसकी थ्रूपुट हमारे पास कम आया। 3 साइकिल में उसने एक वो निकाला, क्या बोलते हैं, एक जो थ्रेड था वो उसने 3 साइकिल में कवर किया। अगर हम HTTP की बात करें तो हमने प्रोसेसर का एक तरीके से इल्यूजन दे दिया यूजर को या प्रोसेस को कि तुम्हारे पास 2 प्रोसेसर हैं। तो उस तरह क्या हुआ कि जब वो हमारे पास फिजिकल प्रोसेसर से वो थ्रेड निकले ना, तो उसको 2 प्रोसेसर दिखे, ये इल्यूजन है। जबकि तो क्या हुआ, थ्रेड 1 जो कि बी थ्रेड था वो पहले प्रोसेसर के पास चला गया, थ्रेड 2 वो दूसरे प्रोसेसर के पास चला गया। फिर हमने ये किया कि जहां बी को टाइम लग रहा था हमने वहां पे थ्रेड ओ को भी घुसा दिया। इस तरह में फायदा ये हुआ कि 3 सेकंड में हमारे पास थ्रेड बी भी काम कंप्लीट हो गई, थ्रेड ओ भी कंप्लीट हो गई। अच्छा, मल्टी प्रोसेसर कैश कोहेरेंस। कैश कम्युनिकेट किस तरह करते हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो राइट थ्रू एक होता है, अपडेट में मेमोरी व्हेनेवर वैल्यू चेंजेस, राइट बैक अपडेट में मेमोरी एट द एंड ऑफ द साइकिल। अब ये होता है, लेट्स सपोज कैश हर एक के दरमियान हर एक प्रोसेसर के पास है, कैश 1 कैश 2 कैश 3, कैश 1 कैश 2 कैश 3 हर प्रोसेसर की एक प्रोसेस ने, और लेट्स सपोज कोई शेयर्ड वेरिएबल है जो कि कैश 1 में मौजूद है प्रोसेसर 1 के पास, उसने उसको अपडेट कर दिया। तो अब 2 तरह की पॉलिसीज हैं, उसने उसको अपडेट कर दिया ना, तो अब जाहिर सी बात है वो कॉपी जो इतने डिफरेंट कैशेस के पास थी, जितने डिफरेंट प्रोसेसर के पास थी, सबके पास इनवैलिड हो गई। तो वो एक तरीका ये कर सकता है कि अब उसी वक्त ना मेन मेमोरी को अपडेट कर दे, प्रोसेसर 1 उसकी वक्त जिसने वैल्यू मॉडिफाई किया वो फॉर्म मेन मेमोरी में जाके अपडेट कर दे, उससे क्या हो बाकी प्रोसेसर भी जो है मेन मेमोरी से जाए और अपडेटेड वैल्यू ले आए। लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है। राइट बैक में क्या होता है, अपडेट मेन मेमोरी एट द एंड ऑफ द साइकिल, जब साइकिल कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है मेन मेमोरी को जाके अपडेट कर दे। तो उसमें फायदा ये होता है कि साइकिल का ना बीच में टाइम वेस्ट होता है, यहाँ पे साइकिल का टाइम वेस्ट हो जाता है। कैश कोहेरेंस के दरमियान है तो राइट इनवैलिडेट और राइट अपडेट। If we update any value then it will not send value but send the invalidate message। अब होगा ये कि कैश ने वैल्यू अपडेट की तो उसने बस पे एक मैसेज चला दिया राइट इनवैलिडेट का कि भाई मैंने वैल्यू अपडेट कर दी, तुम सब तुम सबके पास जैसी कॉपी है उसको डिस्कार्ड कर दो। तो सब डिफरेंट कैशेस अपने पास वो कॉपीज को डिस्कार्ड कर देंगे। राइट अपडेट में क्या होगा, इफ वी अपडेट एनी वैल्यू देन इट विल सेंड अपडेट डाटा ऑन बस। अब ये है कि लेट्स सपोज प्रोसेसर 1 के कैश ने एक डाटा को अपडेट किया, एक ब्लॉक अपडेट किया और उसने बस पे अपडेटेड वैल्यू भेज दी कि भाई मैंने ये अपडेट किया है, अभी अपडेट तुम लोग सब भी चेंज करो, तो वो सब चेंज कर देंगे। मल्टी प्रोसेसर कैश कोहेरेंस, अगर मल्टीपल प्रोसेसर और कैश के दरमियान कोहेरेंस प्रोटोकॉल्स की बात करें तो स्नूपिंग प्रोटोकॉल, बस बेस्ड शेयर्ड मेमोरी और डायरेक्टरी बेस्ड प्रोटोकॉल DSM। स्नूपिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, टू मॉनिटर समथिंग ईच प्रोसेसर हैज अ स्नूप कंट्रोलर हार्डवेयर सो दे कैन व्यू एवरी एक्टिविटी ऑन बस। मतलब कि जैसे कि मैंने अपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी इसमें मैंने स्नूपिंग राइट राइटिंग्स का किया, तो वो हमेशा हर प्रोसेसर के पास होता है। फिर हम लोग मेसी की बात हमने की थी, तो मेसी का मतलब होता है मॉडिफाइड एक्सक्लूसिव शेयर्ड इनवैलिड। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ एक प्रोसेसर के पास वैल्यू है और वो क्लियर कॉपी है। मॉडिफाइड का मतलब है एक वैल्यू एक उसके पास कॉपी थी, उसने उसको अपडेट कर दिया, वो मॉडिफाइड स्टेट में आ गया, उसने वैल्यू को अपडेट कर दिया है। शेयर्ड में क्या है कि भाई एक क्लीन कॉपी हर प्रोसेसर के दरमियान शेयर हुई है। और इनवैलिड मतलब कि लेट्स सपोज कॉपी है ही नहीं या फिर जो कॉपी थी वो अब चेंज हो चुकी है, मेरे काम की नहीं रही। तो इसके बाद फिर आप लोगों ने पिछली वीडियो देख ली होगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये दोबारा समझाने का फायदा है नहीं। मल्टी कोर प्रोग्रामिंग, अब मल्टीपल कोर्स के दरमियान अगर हम बात करें तो फिर प्रोग्रामिंग कैसे होती है, थ्रेड्स को कैसे क्रिएट किया जाता है, निचले से किया जाता है, उसके 3 मेथड होते हैं, एक होता है प्रोजेक्ट पी थ्रेड हमने पढ़ा था, विंडोज थ्रेड्स और एक जावा थ्रेड्स। इन 3 मेथड के थ्रू हम लोग थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं। हमने TLP में भी पढ़ा कि हम लोग थ्रेड्स यूजर खुद क्रिएट कर सकता है। ये एक सिंपल सा फंक्शन है 2 थ्रेड्स क्रिएट करने का, हमने OS में देखा था, इस मेथड को मसला है नहीं। Two components that support execution of OpenMP programs। अभी OpenMP हमारे पास हमें पता है कि OpenMP ओपन मल्टीप्रोसेसर एक हम लोगों को लैब में कराया जाए PDC में। ये एग्जैक्टली क्या होता है मुझे क्लियर नहीं है बट मैं बात कर लेता हूँ। कंपाइलर OpenMP प्रोग्राम्स अगर कंपाइलर के लैंग्वेज में हम लोग देखें, ये क्या करता है, जो भी कोड होता है transforms code with OpenMP directives to explicitly multi-threaded code with calls to OpenMP runtime library। ये करता है कि अगर कंपाइलर के पर्सपेक्टिव में बात करें, जो भी हम लोगों ने कोड भेजा ना उसको OpenMP डायरेक्टिव्स में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो वो खुद ब खुद मल्टीपल थ्रेड्स उनके क्रिएट हो जाते हैं। वो OpenMP की जो लाइब्रेरी है रन टाइम लाइब्रेरी, वो उसी वक्त उसके थ्रेड्स बना लेती है।
अगर हम रन टाइम सिस्टम के पर्सपेक्टिव में बात करें तो प्रोवाइड रूटीन्स दैट सपोर्ट एंड टास्क मैनेजमेंट वर्क डिस्पैच थ्रेड एंड टास्क सिंक्रोनाइजेशन एंड इंट्रिंसिक ओपनएमपी फंक्शन मोस्ट ओपनएमपी रूटीन्स आर इंप्लीमेंटेड यूजिंग pthread। अब ये बात मेरे ऊपर से बाउंस हो गई है, आई कैन नॉट टीच यू दिस। स्पेसिफाई पैरेलल एग्जीक्यूशन कम्युनिकेशन सिंक्रोनाइजेशन। डेक्सपी के प्रोग्राम हम लोगों ने देखा था कहाँ पर, वेक्टर, जो हम लोग वेक्टर्स पढ़ रहे थे, वेक्टर प्रोसेसिंग पढ़ रहे थे सीए में आखिर में। तो इसमें ऐसा कुछ बात है नहीं, तो सिंपल सी बात है, मुझे हमारे पास डेक्सपी में का मतलब होता है डबल प्रिसीजन ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई डेक्सपी। तो इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो है जेड ए एक्स वाई एन। ए एक्स वाई तो हमें समझ में आ गई, तो जो ए एक्स प्लस वाई वाली कहानी हो गई। एन जो है हमारे पास क्या है, एन के बारे में बात करते हैं, और z हमारे पास एक वो आउटपुट का वो है वेरिएबल। तो हमने सबसे पहले क्या इंट आई, अच्छा ये सब के सब वेरिएबल्स ना पब्लिक हैं, ठीक है, मतलब हर प्रोसेसर को दिख रहे हैं उनकी कॉपीज। तो हमने इनिशिएट कर दिया डबल जेड एन ए एक्स एन और वाई फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब ये एन जो है ना, यहाँ पर हम लोग लगा देंगे डायरेक्टिव ओपन एमपी का प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल। तो अब यहाँ पे क्या करेगा ये ना, पैरेलल थ्रेड्स बनाएगा। लेट्स सपोज अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं डेक्सपी के, तो डेक्सपी डबल प्रिसीजन मतलब 64 बिट, सही। इसका मतलब हमने जब ये ओपन एमपी प्रैग्मा ओएमपी पैरेलल का जब डायरेक्टिव लगा दिया, उससे होगा ये कि ये थ्रेड्स कितने चलेंगे, एन की वैल्यू 64 हो जाएगी, तो 1 से लेकर 64 तक चलेगा ये क्योंकि डबल प्रिसीजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो होगा ये कि जब मैंने ये प्रैग्मा का डायरेक्टिव यूज कर लिया, तो अंदर लूप के ना 8 थ्रेड्स बन जाएंगे। एक चलेगा 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक की जो इटरेशन है ना, i1 से लेकर i8 तक वो थ्रेड उनको मिल जाएगी। i is equal to 9 से लेकर i is equal to 17 तक वो थ्रेड 2 को, इस तरह कॉन्करेंटली ये 8 थ्रेड्स बन जाएंगे और 8 लूप्स बनके ये 8 डिफरेंट थ्रेड्स को मिल जाएंगे। अब वो 8 के 8 ना एक साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या अचीव हो रहा है लूप लेवल पैरेललिज्म। मतलब यहाँ पे जब i is equal to 1 से लेकर i is equal to 8 चल रहा था, तो यहाँ पे i is equal to 9 से लेकर i is equal to 17 चल रहा था एक साथ, क्योंकि डाटा डिपेंडेंसी नहीं है। और i is equal to 18 से लेकर i is equal to 26 यहाँ पे चल रहा था। तो इस तरह ये i is equal to 64 तक एक साथ सारे चल रहे थे। ये सब जब एक साथ चल रहे थे, तो मुझे पता है कि आखिर में जब ये लूप कंप्लीट होगा तो मुझे रिजल्ट सबका एक जगह पे कन्वर्ज करना होगा, एक जगह पे वैल्यू देनी होगी। तो यहाँ पे मैं एक बैरियर होगा, ये कन्वर्जेंस पॉइंट होगा जहाँ पे सारे के सारे जो मेरे थ्रेड्स काम से आए ना, i is equal to 1 से i is equal to 8, i is equal to 9 से लेकर i is equal to 17, ये सारे के सारे इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे। एक बैरियर मुझे लगाना होगा और फिर वो कन्वर्ज होने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर को। इंडेक्स वेरिएबल i शुड बी प्राइवेट, ये प्राइवेट होना चाहिए क्योंकि अगर ये पैरेलल हुआ तो हर थ्रेड अपने लाइसेंस को चेंज करता रहेगा, ये इशू आ जाएगा हमारे पास। मैसेज पासिंग आर्किटेक्चर क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, इसका मुझे इतना एग्जैक्टली पता नहीं है कि जैसे मैंने ऐसे ही पढ़ लिया था। क्लस्टर की बात करते हैं हम, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो क्लस्टर एक बहुत बड़े एक हैवी प्रोसेसिंग या हैवी प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं। उनके लिए हमारे पास सबसे अच्छा सॉल्यूशन सुपर कंप्यूटर होता है, लेकिन वो हमारे पास डेफिनेटली बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है, हम लोग क्लस्टर्स के थ्रू काम कर सकते हैं। क्लस्टर में करते हैं कि हम लोग डिफरेंट कंप्यूटर्स को किसी मिडिलवेयर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, किसी भी मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर के थ्रू, और इंटरकम्युनिकेट कर देते हैं उनको। मिडिलवेयर एंड यूजर, जो यूजर है जैसे मैं यूजर हूँ तो उसको दिखेगा कि एक सिंगल मशीन दिखेगी, जबकि उसके पीछे मल्टीपल मशीन रन कर रही होंगी। जैसे मैं फेसबुक की बात करता हूँ, अगर मैं फेसबुक खोल लूँ, कोई भी वेबसाइट खोलूँ, मुझे लगता है एक ही कंप्यूटर का मुझे सामान लग रहा है, लेकिन उसके एक्चुअली मल्टीपल नोड्स पीछे लगे होते हैं, मल्टीपल सर्वर्स लगे होते हैं जो कि एक साथ रन कर रहे होते हैं, फिर वो किसी बीच में मिडिलवेयर पे आके कन्वर्ज हो रहे होते हैं और मुझे एक इमेज प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं कि ये सब एक कंप्यूटर पर हो रहा है। SSI सिंगल एंट्री पॉइंट सिंगल फाइल सिस्टम सिंगल इमेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लस्टरिंग में 3 टाइप्स ऑफ ट्रैफिकिंग होती है। कंप्यूटेशन ट्रैफिक जनरेटेड बाय वेरिएबल्स, कितना वेरिएबल जनरेट होंगे उतना ज्यादा जो है डाटा फ्लो में प्रॉब्लम आएगी। फाइल सिस्टम ट्रैफिक जनरेटेड बाय फाइल्स, जब फाइल एक्सचेंज की जानी है बिटवीन द नोड्स उसके दरमियान ट्रैफिक जनरेट हो सकता है क्योंकि मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ट्रैफिक भी ये हो सकता है कि भाई एक जो है, अच्छा इन सब में ना आफ्टर इंस्टॉलिंग मिडलवेयर वन नोड विल बिकम हेड नोड। एक नोड जो है ना, जब हम लोग मिडलवेयर इंस्टॉल करते हैं किसी एक नोड को, सबसे अच्छा कंप्यूटर होता है उसको हम हेड नोड बोल देते हैं, और बाकी जितने भी कंप्यूटर होते हैं सबको हम वर्कर नोड या कंप्यूट नोड बोल देते हैं। वो वर्कर्स जो भी काम करेंगे उसका आउटपुट वो ना हेड नोड में आके सेव कर देंगे एक साथ, फिर मतलब एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगा और फिर वो हेड नोड जो है आगे उसको दिखाएगा। सिंपल सा कोड है, बाकी बस यहाँ तक हमारे पास मिड में आ रहा है।